प्रश्न लिखिए एक। इसको नेक्स्ट क्लास में जरूर पूरा करना है। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करके एक को लाएंगे, ठीक है। प्रश्न लिखिए, भारत में विविधताओं को मिटाने की जगह, भारत में विविधताओं को मिटाने की जगह विविधताओं मिटाने की जगह विविधताओं, भारत में विविधताओं को मिटाने की जगह विविधताओं को बनाए रखने, विविधताओं को बनाए रखने, विविधताओं को बनाए रखते लिखेंगे, रखते हुए एकता की कोशिश की गई, विविधताओं को बनाए रखते हुए एकता की कोशिश की गई, ठीक है, पूर्ण विराम। इसी में अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान एवं उनमें अपेक्षित बदलावों पर चर्चा, अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान एवं उनमें अपेक्षित बदलावों की चर्चा, अपेक्षित बदलावों की चर्चा करें, ठीक है जी। प्रश्न पढ़ें एक बार। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। विविधताओं को मिटाने की जगह, आपको ध्यान है, आप देखेंगे प्राचीन काल में जाएं, प्राचीन काल से हमारे देश पर, प्राचीन काल से मध्यकाल तक हमारे भारत पर विदेशियों का आक्रमण हमेशा होते रहा है, नहीं, हमेशा होते रहा है। और जब भी आक्रमण हुआ है तब समावेशी संस्कृति का विकास हुआ है, समझ गए ना। हमने किसी को इग्नोर नहीं किया, नहीं, यानी हमने किसी को इग्नोर नहीं किया। जो भी जब भी आया, जो कुछ लेकर के आया, हमने उसको रख लिया, एक्सेप्ट किया नहीं। इसी के वजह से समावेशी संस्कृति हुआ। तो प्रश्न क्या कह रहा, हमने विविधताओं को मिटाया नहीं, खत्म नहीं किया, उसको बनाए रखा। जो विदेशी संस्कृतियां आई, जब भी विदेशियों का आक्रमण हुआ, उनके माध्यम से जो भी कला, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्थाएं आई, उन व्यवस्था को हमने ले करके, और अपनी व्यवस्था थी उनको मिला करके एक अलग संस्कृति का विकास किया, नहीं, ठीक है। हमने खत्म नहीं किया और विकास किया, उनको बनाए हुए फिर हमने एकता का भी निर्माण किया, ठीक है। हिंदू मुस्लिम समन्वय संस्कृति का विकास किया, इंडो ग्रीक संस्कृति का विकास किया। जब भी मोहम्मदन आए तो मोहम्मदन आए, आक्रमणकारी आए तो आक्रमणकारियों का तो भी होता है अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। और उनका उद्देश्य क्या था, धन लूटना नहीं, धन लूटना, अपने धर्म का प्रचार करना। तो उन्होंने तो आकर के धन लूटा, धन के साथ साथ धर्म का प्रचार किया। धर्म प्रचार करने के लिए तथाकथित हिंदू वर्ग का ज़्यादा उन्होंने नुकसान किया। फिर भी हिंदू वर्ग मोहम्मदन को एक्सेप्ट किया ना, अपना भाई तो बनाया, ईसाई को बनाया, क्रिश्चियन को बनाया, नहीं, सबको बनाया, और सबको बना करके एकता के रूप में अपने आप को विकास किया। यही स्थिति, यही कारण है कि आज हम पूरे विश्व में एकता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, और एकता के गुण को हम लोग, हमारे देश से गाया जाता है, नहीं। और यही स्थिति है, यही सब कारण है कि आज भी हम वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलते हैं। अतिथि देवो भव की संकल्पना हमारे गुण में है, हमारे जीर्ण में है, हमारे संस्कृति में है, नहीं। यही रीजन है कि हमने किसी को, भले हम विदेशियों ने हमारे पीठ पीछे छुरा भोंका है, नहीं, विदेशियों ने, औपनिवेशिक सरकार ने छुरा भोंका,
लेकिन फिर भी हम अतिथि देवो भव की संकल्पना पर चलते हैं। नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी सभी को जो भी आता है हम मना नहीं करते हैं, कहते हैं तुम आओ, और आकर के आता है तो हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये क्या है, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे में चारित्रिक गुण जो है ये हमारी सभ्यता और संस्कृति से मिला है हमें। पुरानी सभ्यता संस्कृति, प्राचीन सभ्यता संस्कृति हमारी ऐसी रही है कि हमारे चरित्र का निर्माण की है, और वो दिखाती है कि हम सर्वभाव संपन्न की भावना पे चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के भावना पे चलते हैं, यानी पूरा विश्व को हम अपना मानते हैं। समझ गए ना? पूरा विश्व को क्या मानते हैं? हम अपना मानते हैं। इसलिए आप इस संदर्भ में देखेंगे, यानी दो पार्ट हैं इस प्रश्न में। प्रश्न में दो पार्ट है ना? नहीं, पहला पार्ट क्या है? पहला है विविधता में एकता। नहीं, विविधता में एकता, ये संदर्भ किसका है? ऐतिहासिक संदर्भ है। नहीं, अगर इतिहास ठीक से आपको नॉलेज है तो पहला पार्ट ऐतिहासिक संदर्भ है, और दूसरा पार्ट नहीं, दूसरा पार्ट राज व्यवस्था का संदर्भ है। नहीं, वर्तमान राज व्यवस्था से अल्पसंख्यक की चर्चा करनी है तो वर्तमान संदर्भ में कितने अल्पसंख्यक हैं? 6 अल्पसंख्यक हैं। नहीं, कौन कौन है? मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन और बौद्ध, जैन, है ना जी? ये 6 जो है अल्पसंख्यक में है। तो इनके प्रावधान संविधान में कहाँ कहाँ है, किस स्तर पे है? तो सेकेंड फेज में उनकी चर्चा कर देनी है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, संवैधानिक प्रावधान से चर्चा करना है, प्रूफ करना है उनकी। क्लियर है? तो इस तरह प्रश्न बड़े बड़े अब आएंगे, तो प्रश्न पढ़ के कभी नहीं घबराना है। प्रश्न 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है। जब 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना तो अपने आप उसका जो हिडन चीजें हैं वो सब अपने आप आ जाएंगी। नहीं तो स्पष्ट है, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना बनती है अभी आज के संदर्भ में। यानी वो क्या है, अभी है कि आप पॉलिटी का प्रश्न कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि हाँ पॉलिटी से ही प्रश्न बनेगा, उसको किसी सब्जेक्ट से जोड़ देगा। समझ गए ना? क्योंकि यूपीएससी पूरे यूपीपीसीएस यूपीएससी के धड़े पर चल रही है, और उसका छोटा भाई है बिहार। बिहार कभी यूपी से पीछे रहा है? नहीं रहा है। समझ गए ना? तो बढ़िया मौका है 1-2 साल कि पुराने पैटर्न पे आप निकल जाइए। लेट किए तो फिर आपको यूपीएससी का पैटर्न झेलना पड़ेगा। नहीं, और यूपीएससी का पैटर्न तो और विस्तृत है। ऑप्शनल खत्म करेगा, जीएस कर देगा। जीएस का कोई सिलेबस ही नहीं है। नहीं, यूपी कर दिया ना, तो यूपी के पैटर्न पे जा रहा है। 63वीं के बाद जितना व्याख्या आप करेंगे सब्जेक्ट का नहीं है, वो जीएस ही है, तो वो सब उस पे जा रहा है। समझ गए ना? तो इसलिए आप भी ध्यान रखें कि आसपास का जो पीसीएस है वो जिस पैटर्न पे जा रहा है उस पैटर्न पे आपकी तैयारी होनी चाहिए, तब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, नहीं दोनों का अलग नहीं। हाँ, दोनों का अब इसी में देखिए ना, इसी का मैं करा रहा हूँ। 2 पार्ट हो गया। एक हो गया विविधता में एकता। विविधता में एकता कैसे? नहीं, कैसे? तो आप स्टार्ट करेंगे कहाँ? प्राचीन काल से मध्य काल तक हमारे देश में विदेशियों का आक्रमण होते रहा है, और उनके आक्रमण से हमारी सभ्यता संस्कृति जो है, उनकी सभ्यता संस्कृति का समावेश हो गया है हमारे में। नहीं, और उसके वजह से हमने समावेशित संस्कृति का विकास किया है। नहीं, और किस अर्थ में? तो आप देखेंगे संस्कृति हमारी बदली है, सभ्यता बदली है, सामाजिक व्यवस्थाएं बदली है, धार्मिक व्यवस्थाएं बदल गई हैं, कला संस्कृति में भी बदलाव आया है। नहीं, आप देखेंगे कि 7वीं 8वीं यानी 6ठी और 7वीं शताब्दी की जो हमारी संस्कृति थी, प्योर भारतीय संस्कृति थी, लेकिन उसके बाद की संस्कृति बिल्कुल बदल गई। नहीं, जब 7वीं 8वीं के बाद जब आक्रमण हो रहा है, यूनानियों का तो कुछ कम रहा है, जब भी मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, नहीं मुस्लिम का आक्रमण हुआ तो हमारी कला संस्कृति ज़्यादा प्रभावित हुई है। नहीं, तो इस संदर्भ में उसकी चर्चा कर देना है। फिर आपको अल्पसंख्यक की चर्चा करना है।
ठीक है, तो इसमें इस प्रश्न में देखेंगे दो पार्ट होगा, एक होगा विविधता में एकता, में एकता, ये पहला पार्ट, ठीक है। और दूसरा पार्ट होगा अल्पसंख्यक के प्रावधान। ठीक है बाबू, ये दूसरा पार्ट। प्रश्न के दो पार्ट हैं, है ना। ये क्या हो गया, ऐतिहासिक संदर्भ हुआ और ये राज्य व्यवस्था का संदर्भ हुआ, संवैधानिक संदर्भ हुआ। इस तरह समझना है। आज के संदर्भ में कोई भी प्रश्न बनेगा तो उसका 2 से 3 डायमेंशन जरूर होगा, एक डायमेंशन का प्रश्न कभी नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना है। अगर एक डायमेंशन की चर्चा कर दिए, 2 का कर दिए, तीसरा का नहीं किए तो आपका मार्क्स क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे विविधता में एकता, और इसमें आपको दिखाना है कि विविधता क्यों, विविधता क्यों है ना जी। विविधता में एकता, तो पहले क्या करेंगे, विविधता को दिखाएंगे, विविधता क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल, विविधता क्यों है नहीं, पहला। और इसी के संदर्भ में फिर दिखाएंगे विविधता कितने स्तर पर, विविधता क्यों है नहीं, हाँ विविधता कितने स्तर पर, समझ आए बाबू। प्रश्न में 2 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन क्या है, विविधता में एकता, क्योंकि हमने विविधता को खत्म नहीं किया, विविधता को बनाए रखते हुए हमने एकता की तरफ बढ़ा है नहीं। तो पहले आप उसमें देखेंगे विविधता क्यों है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कोटेशन पे ही आप स्टार्ट करेंगे। फिर विविधता कितने स्तर पर है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में ये लिखेंगे, माने 40% ये मैटर और 60% यहाँ नहीं। और अल्पसंख्यक के बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल की चर्चा करते हुए आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो लिखे पहले में क्या देंगे, इसको थोड़ा संदर्भित कर देंगे। पहले भाग में लिखेंगे प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक बहुत सारे विदेशियों के, प्राचीन काल से मध्यकाल तक बहुत सारे विदेशियों के, बिल्कुल मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, आप इसमें चेंज कर देंगे। मैं हिंट दे रहा हूं, पूरा लिखा नहीं रहा हूं। इसमें आप देखिएगा ना, 2 शब्द लिखिए फिर आप लिखेंगे। मध्यकाल तक बहुत सारे विदेशियों के आक्रमण के कारण हमारा देश विविधता वाला है, हो गया विविधता वाला है, ठीक है जी। आक्रमण के कारण हमारा विविधता वाला देश है, ठीक है जी, हो गया सिंपल। अब इसमें आप जोड़ सकते हैं जो भी जोड़ें। फिर आप आ जाएंगे विविधता क्यों नहीं, हाँ इसके बाद ये वाला पोर्शन लिखेंगे। पहले तो आपने थोड़ा संदर्भित उनको मैंने एक झलक दे दिया, नहीं झलक दे दिया, तो विविधता क्यों का आपने जवाब दे दिया ना जी, क्यों यानी विदेशियों का आक्रमण हुआ। फिर विविधता कितने स्तर पर, कितने स्तर पर का तात्पर्य क्या हुआ, सामाजिक, हाँ सामाजिक सांस्कृतिक, वहाँ कोड करेंगे सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर नहीं, सामाजिक स्तर पर विविधता, सांस्कृतिक स्तर पर विविधता, जातिगत स्तर पर विविधता, है ना जी।
जातिगत स्तर पर विविधता, उसके अलावा और क्या करेंगे, किस स्तर पर, धार्मिक स्तर पर विविधता, नहीं धार्मिक सांस्कृतिक, उसके बाद राजनीतिक स्तर पर विविधता नहीं कह सकते हैं। इसमें आपको संदर्भ दिखाना है विदेशियों के संदर्भ में। विदेशी जब आए तो क्या इफेक्ट डालें, उससे बचें, बिल्कुल नहीं है। और एक और मेजर पॉइंट है धार्मिक स्तर पर विविधता, है ना जी। हाँ, कला संस्कृति, तो वो चीज है, यहाँ उतार लेंगे जी, अपना बात यहाँ कह लेंगे, आपके लिए यहाँ पे है जगह। नहीं, वो राजनीति की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, सांस्कृतिक जो मेजर पॉइंट है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट हिट नहीं करेंगे नेगेटिव का, क्योंकि आप उसी के विंग बनने जा रहे हैं, ये ध्यान रखें। आप किसके विंग बनने जा रहे हैं, राजनीति के विंग बनने जा रहे हैं जी। हैं, आज इतना भड़ास उतार रहा है, कल सिलेक्शन हो करके कोई नेता का अगर सेक्रेटरी बन जाएंगे तो यहीं बताएंगे कि मंत्री जी यहाँ से इतना निकलेगा, बताएंगे ना, उसको थोड़ी पता है, वो तो है अंगूठा छाप, कुछ पता नहीं है। आप ही लोग बताएंगे कि मंत्री जी यहाँ से इतना करोड़ निकल जाएगा, अरे तो लाओ, तुरंत सिग्नेचर करेगा, निकाल लेगा। प्रशासक ही तो भ्रष्ट बनाता है नेता को। 10% है, 80% प्रशासक, प्रशासनिक अधिकारी नेता को भ्रष्ट बना देता है। आपके दिमाग देखिए, जो भी है, जो सेक्रेटरी है ना, उस सब उसको पता होता है कि कहाँ से कितना पैसा आएगा और कहाँ से कितना निकलेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारा है ना। अच्छा, ये लालू प्रसाद इतना घोटाला किया, उसको पता था जी, आइडिया था, है? रह चुका था, लेकिन इतना नहीं कर सकता है जी। नहीं तो वो तो देखिए, वो तो संघर्ष किया है, संघर्ष लाइफ हुआ है, लेकिन मेरा आम एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं होता है। अब आप तो यहाँ पढ़ रहे हैं, देखिए आपके इतना पॉलिटी या कोई भी चीज वो पढ़ता है बहुत कम, बहुत कम। उसके बाद आप जाते हैं, आप एग्जाम्पल 1-2 दे रहे हैं, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। फिर आप जाते हैं, आपको ट्रेनिंग में पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग में सारी चीजें बताई जाती हैं आपको, समझ गए ना। चलिए, वो विवाद का विषय है, ठीक है। तो इस संदर्भ में यानी धार्मिक विविधता, जातिगत विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता नहीं, और कि इसका रीजन क्या था कि हाँ, विदेशियों का आक्रमण। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पैरा में हमने अब इसका देखिए, विविधता तो हो गई, अब आपको दिखाना है कि हमने क्या किया। नहीं तो हमने क्या किया, हमने समावेशी संस्कृति का विकास कर लिया, तभी तो एकता स्थापित हुई। नहीं तो हमने समावेशी संस्कृति पर जोर दिया है, और हमारी समावेशी संस्कृति हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझ रहे हैं ना। नहीं, हाँ, बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, नहीं बात करती है। ठीक है जी। इस संदर्भ में फिर दूसरा पॉइंट आप इसमें कर सकते हैं, इसमें जो भी आप कुछ जोड़ सकते हैं, जोड़ना है आपको, नहीं इसको विस्तृत करना है। फिर उसके बाद एक कोट करेंगे कि इन सारी का अर्थ क्या है, उपयुक्त, ऊपर वाले जो भी चीजें हैं, इन सारी विविधताओं को साथ लेकर
आगे बढ़ने का, साथ लेकर आगे बढ़ने का ही हमेशा हमारा प्रयास, आगे बढ़ने का ही हमेशा हमारा प्रयास रहा है। ठीक है, कॉमा, हम अपने संविधान में भी आपको प्रूफ करना है। हमने वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा कर दी, तो कहाँ से की? हमारा संविधान भी इसी की बात करता है। नहीं, क्या लिखे? हमारा संविधान भी संविधान, क्या सेंटेंस? संविधान में भी, हाँ, संविधान में भी हमने वसुधैव कुटुंबकम को ही अपनाया है। में भी हमने वसुधैव कुटुंबकम को ही अपनाया है, जिसमें सबकी स्वतंत्रता, कॉमा दे के लिखेंगे समानता, सॉरी, सबकी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, भाईचारा, कौमा एकता आदि पर हमने हमेशा जोड़ दिया है। एकता आदि पर हमने हमेशा जोड़ दिया है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी अतिथि देवो भव के प्रस्तावना में भी अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम का भाव दिखता है। अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम का भाव दिखता है। हमारी सरकार भी सबका साथ सबका विकास, हमारी सरकार भी सबका साथ सबका विकास, नहीं, सबका साथ सबका विकास इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, वाली भावना पर चलती है। सबका साथ सबका विकास वाली भावना पर चलती है। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नहीं, फर्स्ट पार्ट में आपने दिखा दिया विविधता क्यों, कितने प्रकार की, किस स्तर पर, और विविधता के बावजूद भी हमने एकता को अपनाया है, एकता को बनाए रखने की कोशिश की है। और एकता को बनाए रखने की कोशिश हमने ही नहीं की है, बल्कि हमारा संविधान भी किया है। नहीं, संविधान का दर्शन ही है एकता स्थापित करना। नहीं, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, नहीं, तभी तो हम समानता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। ठीक है, तो आपने प्रूफ कर दिया है। एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि आपने अपने से बात कह रहे हैं। नहीं, आपने प्रूफ कर दिया कि हम तो कह ही रहे हैं, और इसका प्रूफ हमारा संविधान भी है, प्रस्तावना भी है, ये सब कह रहे हैं। तो आपको, आप जो भी बात कहें जब भी, तो सेकंड पैरा में या सेकंड सेंटेंस में उसको प्रूफ करें। नहीं, प्रूफ किसी प्रावधान से, किसी केस से, किसी विवाद से, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हो उससे, किसी भी संदर्भ में जब भी अगर नहीं आप प्रूफ कर सकते हैं, तो वो शब्द कहने से बचें। समझ गए ना? आपके मन में आ रहा है कि नहीं ये बात इस संदर्भ में कहना है, लेकिन प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो आप बचें, कोशिश करें आंसर राइटिंग में बच जाएं।
एग्जामिनर तुरंत चाहता है कि हाँ इसकी चर्चा कहीं या तो संविधान में, कानून में, या कोई डिसीजन में है तभी आप उससे जोड़ा हुआ बात करें, नहीं तो नहीं करें। ठीक है, पहला पार्ट हुआ। और पार्ट सेकंड में क्या है जी? अल्पसंख्यकों का चर्चा करना है। तो अल्पसंख्यकों की चर्चा आप अनुच्छेद से स्टार्ट करेंगे, जो संवैधानिक, देखिए पहले तो ऐतिहासिक संदर्भ है नहीं, और संविधान के प्रस्तावना और संविधान के मूलभूत तत्व की व्याख्या करके आपने दिखा दिया। नहीं, संविधान में कहीं भी अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है? नहीं कही गई है। उसके भाव दिखते हैं, नहीं भाव उस तरह के हैं जो हमने दिखा दिया, लेकिन इसमें फुली प्रूफ मांग रहा है आपसे। इस वाले में सेकंड पैरा में, सेकंड फेज में आपसे एग्जामिनर या क्वेश्चन का डिमांड प्रूफ है। तो प्रूफ कहाँ है? अनुच्छेद 15 और 16 है जी, है ना? आरक्षण की बात करता है शैक्षणिक सामाजिक स्तर पर, तो अनुच्छेद दोनों की चर्चा करेंगे। नहीं, धार्मिक स्तर पर, धार्मिक स्तर की बात करता है तो धार्मिक स्तर पर भी चर्चा करें। ठीक है, तो पहले स्टार्ट जब करेंगे तो अनुच्छेद कितना? 15 से 15 की व्याख्या, थोड़ी 16 की व्याख्या, फिर आप इसमें चर्चा करेंगे कि धार्मिक स्तर पर भी कोई भेदभाव नहीं है। संविधान में धार्मिक स्तर पर वो बताता है ना कि धार्मिक स्तर पर भी लिंग, धर्म, जाति, इस सब पर कोई भेदभाव नहीं है, उसकी चर्चा करेंगे। नहीं, फिर आगे अगले संदर्भ में आप देखेंगे कि धार्मिक स्तर पर अब चर्चा करेंगे तो किस अनुच्छेद की चर्चा करेंगे? यहाँ 25 से 28 के संदर्भ में, नहीं 25 से 28 के संदर्भ में धार्मिक स्तर पर चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ विभेद की बात नहीं की गई है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद अनुच्छेद 29 और 30 को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। नहीं, उनतीस 30 में उस संस्कृति और शिक्षा की के आधार पर वो डिफाइन करता है ना। यानी उसमें कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शिक्षा या अपनी धरोहर यानी भाषा जो है उसको संरक्षित करने का अधिकार है। नहीं नहीं, डायरेक्ट यहाँ से नहीं, आप इसकी चर्चा इसके संदर्भ में देखेंगे ना। नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से उठाएंगे, अब यहाँ से करेंगे फिर इसकी चर्चा करेंगे तो वो हो जाएगा। यहाँ 15 में 16 में क्या चर्चा किया गया है, फिर यहाँ पर 29 और 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि अपने कला, संस्कृति और भाषा का संरक्षण करे। नहीं, शिक्षा का, भाषा का और अपने लिपि का संरक्षण करे। ठीक है, तो इसकी चर्चा आपको यहाँ कर देना है 29-30 में। 30 का विस्तृत व्याख्या कर देना है। 30 में क्या है? 30 का क्या है? हाँ हाँ, तो वही कहता है ना अपने विद्यालय। देखिए यहाँ 3 तरह की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकों के विद्यालय के संरक्षण के लिए 3 तरह की व्यवस्था की गई है। एक पहला प्रावधान है कि अल्पसंख्यक अगर विद्यालय बना रहा है तो उसका फंडिंग क्या गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, फंडिंग अगर गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट के बातों का असर उस पर होगा। ठीक है। दूसरा है कि गवर्नमेंट अल्पसंख्यक वर्ग स्कूल बना दिया, क्या गवर्नमेंट एफिलिएटेड है? गवर्नमेंट एफिलिएटेड है तो गवर्नमेंट की भी बातें माने जाएगी और उनकी भी बातें रहेंगी। तीसरा रीजन, जब वो अल्पसंख्यक वर्ग स्कूल कॉलेज बना रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट फंडिंग है या गवर्नमेंट एफिलिएटेड है या स्वतः फंडिंग है, स्वतः वो अपना कार्य कर रहा है। 3 तरह की बात है। तो अगर स्वतः वो फंडिंग कर रहे हैं, स्वतः कार्य कर रहे हैं, तो अपने भाषा और लिपि का संरक्षण करने का अधिकार उनको है। आर्टिकल 30 है ना जी। शिक्षा के लिए अगर वो अपना व्यवस्था कर रहे हैं तो उनको संरक्षित करने का अधिकार आर्टिकल 30 में है। तो 30 की चर्चा करेंगे।
फिर इसके बाद और कौन सा आर्टिकल हो सकता है? हो सकता है इसके नीचे अब आइए, ऊपर में टैक्स नहीं लेगी। यहाँ मटेरियल कम है कि उतने छोटे संदर्भ में जाएंगे, जहां बिरहत है वहां पे जाएंगे। अनुच्छेद 46 है कमजोर वर्ग के लिए, SC ST और कमजोर वर्ग के लिए व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 46 की चर्चा करेंगे, नोट करें वहां 46, आर्टिकल 46 नहीं 46 में क्या किया गया है? कमजोर वर्गों के विकास की व्यवस्था की गई है। वहाँ कमजोर वर्ग का जो लोग है उसके कैसे विकास हो, इसकी चर्चा सरकार यहाँ पे करेगी आर्टिकल 46 में। ठीक है, तो इसमें कमजोर वर्ग में क्या क्या शामिल है? SC ST और अल्पसंख्यक इसी में है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सरकार जो है शिक्षा नहीं और आर्थिक व्यवस्था, हाँ ये सब व्यवस्था यहाँ पे करेगी, इसकी चर्चा कर देंगे। ठीक है, अब आपने तो प्रावधान दिखा दिया कि संविधान में ये आर्टिकल दिए गए हैं जिससे हम अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, आपने दिखा दिया। अब आप सरकार को कमजोरी भी दिखाएंगे, समझ गए ना? ये तो एडवांटेज है कि इतना है हमारे संविधान में प्रदत्त है और संविधान ने दिखा दिया, आपने दिखा दिया कि संविधान में इन सब प्रावधानों के माध्यम से हम संरक्षित कर रहे हैं और सरकार भी कर रही है, करने की व्यवस्था कर रही है। ठीक है, लेकिन इतना के बावजूद क्या वो स्थिति आई है अल्पसंख्यक वर्गों की जो होनी चाहिए? नहीं। तो ये कैसे होगा? नहीं, कैसे नहीं, तो डेटा आपको यहाँ देना पड़ेगा, कुछ डेटा इसमें मांग रहा है आपको नहीं, और डेटा अल्पसंख्यक वर्ग का देंगे कि क्या अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व जो है हमारे राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में है, और है तो कितना है? ये डेटा समझ रहे हैं ना? ये आपने दे दिया कि इतना तो व्यवस्था हमारे संविधान में है कि इनके हित की रक्षा हो। नहीं, हित की रक्षा हो सरकार कर भी रही है, सिविल सोसाइटी कर रही है, सारी चीजें कर रही है, और करने के बाद आपको यहाँ डेटा देना पड़ेगा। और डेटा किस संदर्भ में? अल्पसंख्यक वर्गों के संदर्भ में, कि क्या अल्पसंख्यक इतने के बावजूद अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा, आप लिखेंगे, कोट करेंगे, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद नहीं, सिविल सर्विसेज नहीं, जुडिशियरी, न्यायपालिका में, इन सब में क्या अल्पसंख्यकों वर्गों का प्रतिनिधित्व है तो कितना %? नहीं, और सब में तो है, लेकिन यहां देखेंगे एकदम 0% है न्यायपालिका में। तो वही ना आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां आप बाहर चले गए थे, यहां है कि आपने अल्पसंख्यक वर्ग की चर्चा कर दिया, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के सुरक्षा के लिए आप प्रावधान दे दिए गए हैं। प्रावधान दिया गया है तो सरकार भी कर रही है, सिविल सोसाइटी कर रही है, और इतने करने के बावजूद क्या उनके हितों की रक्षा हुई है? आपको डेटा से दिखाना है, प्रूफ करना है। सेकंड पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में प्रावधान, सेकंड में डेटा से दिखाना है कि क्या अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सिविल सर्विसेज, न्यायपालिका में है तो कितना है और नहीं है तो कितना है।
इस सब में कुछ कुछ है, लेकिन आप देखेंगे न्यायपालिका में एकदम नहीं है ना जी। तो आप देखेंगे कि इतने के बावजूद भी प्रतिनिधित्व की कमी है यहाँ पर, इसको आप दिखा करके निकल जाएंगे। ठीक है जी, डेटा आपको कलेक्ट करना है। हम्म। ठीक है, हाँ कंफर्म तो नहीं है, कंफर्म देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है। यहाँ देखिए, ये समझना है रितु, ये सेकंड पैराग्राफ में इन सब के डेटा को आपको दिखाना पड़ेगा प्रश्न में, तब फुलफिल होगी। ठीक है, और इसके बाद आप अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, उसकी चर्चा करेंगे। नहीं, हाँ नहीं, यहाँ भी कर सकते हैं। नहीं, पहले प्रावधान लिख दिए, नहीं आप वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रावधान पहले दिखाना है। और अल्पसंख्यक वर्गों की परिभाषा केंद्र स्तर पर अलग है, राज्य स्तर पर अलग है। नहीं तो दोनों का स्पेस नहीं है, तो आप सीधे कालेलकर आयोग के जो पॉइंट दिए गए हैं, याद पड़ रहा है? हेलो, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा में आप देखेंगे केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग बातें कही गई हैं, लेकिन यहाँ कालेलकर आयोग के माध्यम से जो पॉइंट निर्देशित किए गए हैं, नहीं एससी एसटी अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए, उस पॉइंट की चर्चा कर देनी है। कौन कौन पॉइंट था? कैसे, हाँ क्या पॉइंट था? आप आए थे अल्पसंख्यक जिस दिन हो रहा था कालेलकर आयोग, मंडल आयोग? अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित करने के लिए मैं पॉइंट बोल रहा हूं, आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं। कालेलकर आयोग, ये मंडल आयोग में अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या बता रहे हैं, वो मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ हो रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग परिभाषाएं हैं, तो वो आप दे सकते हैं कम संक्षिप्त रूप में। अगर नहीं तो आप कालेलकर आयोग जो 4 पॉइंट 5 पॉइंट निर्देशित किए हैं, उस पॉइंट की चर्चा कर देंगे। है पिछड़ा वर्ग तो वही है, वही संदर्भ से परिभाषित किया जाता है। नहीं, हाँ क्या पॉइंट है, पॉइंट क्या है उसमें? शैक्षणिक स्तर पर और परंपरागत जो जाति व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, और उस जाति व्यवस्था में जो जाति के निचले स्तर पर है, उसको उस सीमा रखने की बात कही है। संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसी की तो बात कर रहा है। नहीं, व्यापार वाणिज्य में प्रतिनिधित्व नहीं है, सरकारी संस्थाओं में नहीं प्रतिनिधित्व है, उस पॉइंट को निर्देशित कर देंगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी, नहीं पॉइंट याद है, वहां पे नोट करें कि पॉइंट्स है अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा। ठीक है जी, अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा बाबू केंद्र और राज्य स्तर पर। अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा केंद्र और राज्य स्तर पर। ठीक है जी, इतना लिखने के बाद आप निष्कर्ष में क्या देंगे? आपने तो देख लिया, आपने संवैधानिक प्रावधान देख लिया, और आपने बता दिया कि संविधान में व्यवस्था की गई है, सरकार भी कार्य कर रही है, सरकार कार्य कर रही है, और व्यवस्था के बावजूद भी स्थितियां ये हैं। नहीं, और ये स्थिति है, तो अब आपसे एग्जामिनर डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि अब आप बताएं कि अब क्या करना चाहिए। हाँ जी, क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकारी योजनाएं भी चला रही हैं योजना। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए सरकारी योजना भी चला रही है। हैं?
नहीं, योजना चला रही है, कुछ योजना पता है आप लोगों को? नई रोशनी योजना, क्या है ये नई रोशनी योजना? नई पहल योजना है ना जी, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं को योग बनाना है, कौशल बनाना है ना? नहीं है तो सुझाव देना है, बिल्कुल। आप इनके बाद यहाँ पे एक पॉइंट में चर्चा कर देंगे सरकारी योजना का, नहीं सरकारी योजना का, कि सरकारी योजनाएं जो हैं यहाँ पे लिखेंगे सरकार योजना, पॉइंट में लिखेंगे सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हाँ, सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, नहीं जैसे जैसे उस्ताद योजना, उस्ताद योजना है ना जी, नहीं नई रोशनी योजना, नई रोशनी योजना, नई मंजिल योजना, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के नवयुवकों को कौशल करने की बात कही जा रही है। नई मंजिल योजना, ठीक है। ये तो और क्या देंगे सुझाव में जी? बिल्कुल सही, यानी शोषित वर्ग हैं, शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ा दिया जाए। नहीं, बढ़ाने का व्यवस्था कौन करे? सरकार करे। जब शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा तो वो वर्ग खुद अपनी आजीविका की व्यवस्था कर लेगा। नहीं, आजीविका का व्यवस्था करेगा, यानी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो क्या है? कौशल का विकास होगा, कौशल का विकास होते ही आजीविका का व्यवस्था कर लेगा, आजीविका का व्यवस्था करेगा तो अपने आप मुख्यधारा में आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट लिख लेंगे, शोषित और शोषित कौमा पिछड़े वर्ग, शोषित कौमा पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए, एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए, शिक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए। नहीं, विशेष प्रबंध किया जाए। इनके क्षेत्र में अधिकतम, इनके क्षेत्र में अधिकतम विद्यालय और शिक्षण संस्थान, विद्यालय और शिक्षण संस्थान, विद्यालय और शिक्षण संस्थान, इनके क्षेत्र में अधिकतम विद्यालय और शिक्षण संस्थान खोले जाएं, खोले जाएं। यदि शोषित वर्गों को अच्छी शिक्षा, यदि शोषित वर्गों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए तो वे खुद अपना विकास कर, वर्गों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए तो वे खुद अपना विकास कर आजीविका का साधन खोज, आजीविका का साधन खोज सकेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे, और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे, है ना जी? सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो निष्कर्ष में ही सुझाव देना है, निष्कर्ष में ही देना है। आपने दिखा दिया, प्रावधान के बावजूद ये डेटा दिखा दिया कमी है, तो आप सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप शिक्षा का अगर पूर्ण स्तर पर व्यवस्था कर देंगे उनके क्षेत्र में विद्यालय विश्वविद्यालय की, तो आपको आरक्षण देने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, नहीं नहीं पड़ेगी। जैसे वो वर्ग शिक्षित होगा तो बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, कौशल का विकास हो जाएगा, जिसको हुनर कहते हैं। जब भी हुनर आ जाएगा उसमें, तो उसके
उससे फाइट कर सकते हैं। जो शिक्षित नहीं है वो कभी फाइट नहीं करेगा। मेन रीजन यही है शिक्षा। उस वर्ग को शिक्षा मुहैया करवा दिया जाए तभी सरकारी योजना का भी लाभ होगा, और जो संविधान के प्रावधान के हिसाब से जो आरक्षण दिए जाते हैं उसका भी लाभ होगा, क्योंकि अभी भी आरक्षण का योजना का लाभ शिक्षित वर्ग नहीं उठाता है, उस वर्ग का नहीं, मैक्सिमम लोग वंचित है। तो इस तरह का सुझाव आपको दे देना है। इतना के बावजूद भी यहाँ कमी रह गई है, तो कैसे पूरा कर दिया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पहले वाले प्रश्न को पूरा करेंगे। इस प्रश्न को एक दो टॉपिक और है, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षा का अधिकार का, नहीं शिक्षा का अधिकार हर एक जगह पूछा जाता है, उसकी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सब अलग अलग और वो जो उसका फिक्स अमाउंट है स्टेट वाइज